ऑलराइट एस्पायरेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस्लामिक स्टडीज़ के लेक्चर को। आज आप लोगों की मेरे साथ इस्लामिक स्टडीज़ के लिए फर्स्ट इंटरेक्शन है। इससे पहले मैंने इंग्लिश कॉम्पोजिशन पे आपको लेक्चर दिया था, ठीक है जी, और दोनों सीरीज इंशाल्लाह साथ साथ चलेंगी। अभी आपको डायरेक्ट लेक्चर पे आने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ जो कि इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। आप सबसे पहले तो अपने जहन में ये बात बिठाएं, कोई भी सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हो ना, तो आपने ना करना क्या होता है, बेसिकली आपने मार्क्स आपके तब आते हैं जब आप डिफरेंस क्रिएट करते हो। ये बात अपने जहन में आप बिठा लो। अगर तो आप सारे वही ऑर्डिनरी स्टफ लिख रहे हो, वही किताबों को जो है ना क्राम करके वही कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो वही हेडिंग अप्रोच जो 20 हेडिंग्स लगा दी, 15 हेडिंग्स बना दी और वही सारा कुछ वही मटेरियल आप लिखते जा रहे हो, तो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते आप इस तरह से। और ऑब्वियसली जब वही सब कुछ आपके एग्जामिनर को पेपर में मिल रहा होगा तो वो मार्क्स भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिर नहीं देता, ठीक है। तो मैं एस्पायरेंट्स को हमेशा एक बात समझाती हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट तैयार करो ना, आप उसको इस तरह तैयार करो कि आपके एग्जामिनर को लगे कि आप इसी में आपका यही आपकी फील्ड है और इसी में आपका मास्टर्स है और यही आपका मेजर सब्जेक्ट है। अब इससे घबराने वाली बात नहीं कि आप ये परेशान हो जाए कि हमें अब इतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट को इस तरह से पढ़ना पड़ेगा कि हमें उसको इन डेप्थ एनालिसिस में जाना पड़ेगा या हमें बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। ऐसी बात नहीं होती। आपने करना सिर्फ इतना होता है, आपने थोड़ा सा स्मार्टली सोचना होता है और प्लान करना होता है कि हर सब्जेक्ट की ना कुछ ऐसे फंडामेंटल पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, कुछ ऐसी आप कह लें कि थीरीज होती हैं या कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं या कुछ ऐसे रेफरेंसेस होते हैं जो उस सब्जेक्ट को बेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। आप अगर आप इस्लामिक स्टडीज की बात करते हैं, जैसे कि आज हमने इस्लामिक स्टडीज का हमारा लेक्चर, तो उसी पे हम बात करते हैं। आपके पास कुरान मजीद है, आपके पास अहादीस है, ठीक है जी। आपके पास बहुत से नोटेबल इवेंट्स हैं, डिफरेंट पैक्ट्स हैं, जिसमें आपकी हुदैबिया पीस ट्रीटी है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का है, अकबा प्लेजेस हैं, प्लेज ऑफ गुड प्लेयर है, डिफरेंट ब्रदरहुड पैक्ट्स हैं, लास्ट सरमन ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने जो मेजर पॉइंट्स हैं उसके। फिर आपके पास रेफरेंसेस हैं कुरान और हदीस के। फिर आपके पास बहुत सी इम्पोर्टेंट जो है वो गजवा और बैटल्स हैं जो जिनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। फिर आपके पास मदीना चार्टर है, उसके सेलियन फीचर्स हैं, ठीक है। आप वसल्लम की लाइफ के बारे में बहुत सी ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर माइग्रेशन कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिनके बारे में आपको नोहा होनी चाहिए। तो बताने का मकसद ये है कि ये नहीं करना आपने कोई भी टॉपिक उठाया उस पर 20 हेडिंग्स याद कर ले और आप कहें कि ना आई एम गुड टू गो। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको बेस डेवलप करने के लिए कुछ रेफरेंसेस हैं जिनकी आपको बेस सेट करने के लिए आपको चाहिए, जैसे कि आज हम सोशल सिस्टम में भी पढ़ेंगे उनको। उसके अलावा आपको ये सारे इवेंट्स पे, बैटल्स पर, इस तरह की और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे मदीना चार्टर के सेलेंट फीचर्स हैं, नोटेबल बैटल्स वगैरह हैं, उनके बारे में भी आपको नोहा होनी चाहिए। अब इससे होगा क्या, देखिए आपने अगर 2020 का पेपर देखा हो या 2021 का पेपर देखा हो, आपको पता है कि अब उस तरह के पेपर्स नहीं आ रहे कि आपसे कहा जाए कि आप वसल्लम की जाते मुबारका के बारे में बता दें एज एन इंडिविजुअल या एज अ पीस मेकर या फिर जो है वो एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, और आपने जो हेडिंग्स याद की हैं आप वहां जाके लिख देंगे। इस तरह से नहीं है। थोड़ा सा वो क्रिटिकली अब चीजों को देख रहे हैं एग्जामिनर, और अब वो क्या आपसे पूछते हैं, अब वो आपसे ये पूछते हैं कि आपसे थोड़ा सा फॉरगिवनेस का एलिमेंट डाल देंगे या फॉरगिवनेस एंड टॉलरेंस के बारे में आप क्या जानते हैं, आप इसको प्रूव करें। तो आपने यूज यही मटेरियल करना होता है, बट आप उसको यूज करने का तरीका बदल जाता है। फिर आप अपने क्वेश्चन स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हुए अपने आंसर को लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बेस प्रोवाइड करती हैं। फिर आप चाहे किस तरह का भी सवाल आ जाए आप उसको टैकल कर पाते हैं अगर आपने अपनी बेस क्लियर की हुई है, ठीक है जी। अब आपको सिस्टम्स जो हैं, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ सिस्टम से, जिसमें सोशल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है। ये मैं स्टार्ट से जो आपका सिलेबस जिस तरह से डिजाइंड है मैं उस तरह स्टार्ट नहीं करती, मैं हमेशा स्टार्ट लेती हूँ सिस्टम से। अब इसकी भी एक रीजन है कि आपकी देन अगेन कि आपको आपके जो आपका दीन है, आपका जो वैसे भी आपका दीन है, आपको उसके बारे में भी आइडिया हो कि वो डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर आपको क्या नॉलेज दे रहा है। ये अप्लाइड किस्म का टॉपिक होता है। जब आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि सिस्टम्स में जो आप पढ़ेंगे ना, वो आप बहुत से और डिफरेंट क्वेश्चंस में भी उस मटेरियल को आप यूज कर रहे होंगे, ठीक है। अब स्टार्ट हम करते हैं सोशल सिस्टम में। इंट्रोडक्शन, अगर हम इंट्रोडक्शन पे बात करें, आपको पता है कि इंसान और सोसाइटी
इंसान ही सोसाइटी को बना रहा है ना. इंसान जो भी कर रहा है, जो भी उसके अमाल हैं, जो भी उसके डूइंग्स हैं, जो भी उसके काम वो कर रहा है सोसाइटी में रहते हुए, वो सोसाइटी को उस शेप एक दे रहा है. ठीक है. अब ये सोसाइटी और मैन अल्लाह ताला को जवाब दें अपने तमाम जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी उनके अमूर हैं, जैसे भी हैं, वो अल्लाह ताला को जवाब दें उसके लिए. जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है इंसान के जहन में, तो ऑटोमेटिकली जो भी वो काम करता है उसका एक विजन क्लियर होता है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसकी मैंने जवाबदेही जो है मैं अल्लाह ताला को इसका जवाब दे हूँ. तो क्या ये काम अप्रोप्रिएट है, या ये मेरी सोसाइटी को जो है ये वाला काम कोई नफा पहुंचाएगा. ठीक है. फिर आपके सोशल सिस्टम में जो आपका दीन कहता है क्लास सिस्टम के टोटली अगेंस्ट है. यहाँ पर कोई भी अमीर गरीब या कोई भी आप किसी भी जो एक सुपीरियोरिटी है ना, वो किसी को भी गिवन नहीं है उसके रैंक की बेस पर, या उसके पास कितना पैसा है उसकी बेस पर, या इवन कोई भी ऐसी चीज आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी जो आप कहें कि किसी को सुपीरियर बना रही है, सिवाय तकवा के. और हमारे दीन की, हमारे सोशल सिस्टम की जो बेस है वो है ह्यूमन ब्रदरहुड के ऊपर. ठीक है. अब अगर आप एक थ्योरी बनाना चाहें कि आपके दीन की जो सोशल थ्योरी है, या इवन सोशल थ्योरी आप देख लें, या पॉलिटिकल थ्योरी देख लें, या आप इकोनॉमिक थ्योरी देख लें, सबका नटशेल, सबका क्रक्स यही है कि अथॉरिटी रेस्ट विद अल्लाह अलोन. जो अथॉरिटी है ना वो अल्लाह ताला की है. चाहे आप एक सोशल सेटअप की बात कर रहे हो कि एक सोसाइटी में आपने कैसे रहना है और आपने किस तरह से लोगों के साथ डील करना है, चाहे आप अपने इकोनॉमिक सिस्टम की बात करो जिसमें अल्लाह पाक ये फरमाता है कि अथॉरिटी रेस्ट विद अल्लाह अलोन एंड वी क्रिएटेड एवरीथिंग इन अ मयर. जो कुछ भी है आसमानों और जमीनों में वो सब अल्लाह ताला का है. देन अगेन आप अथॉरिटी अल्लाह पाक को दे रहे हो हर चीज की. उसके बाद फिर जो इंसान है वो जमीन पर, अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम की भी बात करो तो वो भी यही कहता है कि अथॉरिटी रेस्ट विद अल्लाह अलोन. और उसके बाद इंसान जो है उसकी हैसियत यहाँ पे वासिजरेंट ऑफ अल्लाह के तौर पे है कि वो यहाँ पर दुनिया में जमीन पर अल्लाह ताला का नायब बनाकर भेजा गया है. अथॉरिटी उसी जात की प्रैक्टिस की जाएगी यहाँ पे. हुक्म वही है जो हमें दे दिया गया, प्रैक्टिस हमने वही सब चीजों को यहाँ पे करना है, लेकिन तरीकाकार हम वो लेंगे या डायरेक्शन हम कहाँ से लेंगे जो डिवाइन लॉ हमें दे रहा है, जो हमारा रब हमें दे रहा है. तो जो बेस है ना आपके दीन की वो यही है कि आपकी जो अथॉरिटी है वो अल्लाह ताला के पास है. ठीक है जी. उसके बाद जस्ट अ सेकंड प्लीज. जी वॉइस क्लियर है तो काइंडली बता दीजिए मुझे चैट बॉक्स में एक दफा. ओके. अच्छा जी, हमने अब तक ये देखा, जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया मैं उनके लिए दोबारा बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं जी सोशल सिस्टम. और हमने अब तक ये देखा है कि जो भी चीज अथॉरिटी जो है ना हर चीज की वो अल्लाह ताला के पास है. ठीक है जी. चाहे आप सोशल सिस्टम की बात करें, चाहे आप इकोनॉमिक की बात करें, चाहे पॉलिटिकल की बात करें, अथॉरिटी अल्लाह ताला के पास है. और उसके बाद इंसान जो है यहाँ पर उसकी हैसियत सिर्फ एक वास्टरेंट की, एक नाइफ की है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर वो यहाँ पर डील करता है. डिवाइन लॉ आपके पास है, कुरान और हदीस आपके पास है, प्राइमरी सोर्सेज हैं वो आपके डिवाइन लॉ की, उनको लेकर आपने चलना होता है. ठीक है जी. अच्छा जी. उसके बाद अब आप आ जाए जरा ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर. तो ऑब्जेक्टिव्स में मैंने आपके लिए जो रेफरेंसेस रखे हैं वो देन अगेन ये है, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड टेक व्हाट इज सफिशिएंट फॉर यू एंड योर चाइल्ड बट विद जस्टिस. अगर आप इस हदीस को थोड़ा गौर फरमाए ना तो यू कम टू नो कि इसमें बात हो रही है जस्ट एंड फेयर सोसाइटी की, कि आप अपने लिए वो चुने और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए वो लें जो कि जस्ट है, जो फेयर है, इजाफी ना हो. यानी कि इसमें सारी क्रक्स, सारी बेस आ जाती है कि आपको ज्यादती का एलिमेंट जो है उसके लिए रोका जा रहा है. ठीक है जी.
हाँ जी, यू कैन आस्क, ऑब्वियसली यू कैन आस्क क्वेश्चंस, बट रेलेवेंट उसके बाद अगर थोड़े से जो इररेलेवेंट है या सब्जेक्ट बेस्ड है वो आप एंड तक होल्ड कर सकते हैं, फिर मैं उनको एंड पे एड्रेस कर लूंगी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपके पास आते हैं प्रिंसिपल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या प्री रिक्वेस्ट जो आपके सोशल सिस्टम को जो है ना रिक्वायर्ड होती है, सोशल सिस्टम को जो जस्टिफाई करते हैं। अब आप ये देखेंगे जो अब तक आपने रेफरेंसेस पढ़े हैं, कलमा तैयबा है, एक हदीस है, दो तीन आपने सोशल थ्योरी में रेफरेंसेस पढ़े हैं, ये इस तरह के रेफरेंसेस हैं कि आप इनको सिर्फ एक जगह पर नहीं, आप इनको बहुत सी जगहों पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इनको आगे भी जब आप टॉपिक्स पढ़ेंगे तो ये सी कि ये चीजें आपकी इस तरह की जनरल किस्म की चीजें कि आप इनको यूज कर सकते हैं एज रेफरेंसेस अपने डिफरेंट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर जब आप बात करते हो ना प्री रिक्विजिट्स में या प्रिंसिपल्स में सोशल सिस्टम के, तो सबसे पहले आपके पास एक जो पॉइंट आता है वो आता है कि आपने इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। मैंने आपको स्टार्ट में एक बात बताई थी कि इंसान की अपनी डूइंग्स, कि वो बहैसियत मतलब एक इंडिविजुअल जो भी अपने काम कर रहा है, जो भी उसकी परफॉर्मेंस है, और एक सोसाइटी एज अ होल जो काम कर रही है, जो एज अ होल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और इन दोनों का जो, जब आप उन दोनों में बैलेंस क्रिएट करेंगे कि जब भी इंसान कोई भी अमल करे तो उसके जहन में ये हो कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ मेरी जात से लिंक नहीं है, ये पूरी सोसाइटी से लिंक्ड है जिसका मैं एक पार्ट हूँ। इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म, मैन और सोसाइटी के दरमियान में बैलेंस क्रिएट हो जाएगा इससे। अभी आपने ऊपर भी एक रेफरेंस पढ़ा, एंड वी क्रिएटेड एवरीथिंग इन अ मेजर, यहाँ पे अगेन जस्ट एंड बैलेंस्ड सोसाइटी की तरफ जो है ना वो आप इसको लेकर जा रहे हैं कि फिर जस्ट और बैलेंस सोसाइटी की ये जो रेफरेंस है आपको दावत दे रही है, आपको बता रहा है कि आपने, अगर आप इस्लामिक व्यू पॉइंट को देखें एक सोशल एंड मॉरल सिस्टम, तो वो आपको किस तरह से फेयर जस्ट एंड बैलेंस सोसाइटी की जो है ना तरफ लेकर जाता है। ठीक है जी, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड एवरीथिंग इन अ मेजर, ये कुरान मजीद का एक रेफरेंस है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैंने हर चीज को एक मेजर में, एक बैलेंस में पैदा किया है। तो यहाँ पर आप बहुत सी और चीजें भी ऐड कर सकते हैं कि इंडिविजुअल जब भी कोई काम कर रहा है, अगर कोई इंसान के अंदर सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी पैदा होता है अपने किसी रैंक को लेकर या किसी ऐसे चीज को लेकर जो वो प्राउड फील करता है या उसको लगता है कि जस्ट मैं ही मैं हूँ, तो वो चीज भी उसको नीचे लेकर आनी चाहिए। बिकॉज आपका जो दीन है वो आपको इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म में मैन एंड सोसाइटी की जो आपस में डीलिंग्स हैं उनमें बैलेंस क्रिएट करने की तरफ लेकर जा रहा है। ठीक है जी। फिर हमारा जो सोशल सिस्टम है उसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? म्यूचुअल कॉपरेशन एंड ब्रदरहुड। अब यहाँ पे आप एक रेफरेंस अगेन दे सकते हैं, शोली द बिलीवर्स आर नन बट ब्रदर्स ऑन टू वन अनदर। और उसके अलावा अगर आप मदीना चार्टर से भी रेफरेंसेस देना चाहें तो आप उनको भी दे सकते हैं, बिकॉज मदीना चार्टर में भी बहुत से ऐसे रेफरेंसेस हैं जिनसे आपको क्लियर होता है कि हमारे दीन के, हमारे सोशल सिस्टम की जो बुनियाद है वो म्यूचुअल कॉपरेशन एंड ब्रदरहुड के ऊपर है। हम लोगों के दीन ने हमें कभी भी ये मैसेज नहीं दिया कि आप अकेले अपनी जिंदगी गुजारें, बस अपनी जो है, जैसे आपको पता है कि आजकल जो जमाना चल रहा है, बहुत हर तरह के लोग हैं। आई वॉन्ट से कि एक साइड पर ही सिर्फ बेंड है, हर तरह के लोग हैं, बट एक क्लास और एक कैटेगरी ऐसी भी है जिनको सिर्फ अपने आप को भरने के लिए और अपनी जो है ना वो सोना चांदी या रुपया पैसा जमा करने की तरफ उनका जोर है, और उनको कोई परवाह नहीं है, उनको कोई गर्ज नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, या हमारे मुसलमान बहन भाई जो है वो सफर कर रहे हैं या उनके पास खाने को कुछ नहीं है, या वो जो है ना गुर्बत से मारे जा रहे हैं, उनको कंसर्न नहीं है। बहुत से लोग हैं, देन अगेन हर तरह के लोग हैं जिनको कंसर्न है भी, जिनको नहीं भी है। बट आप देखें कि आपका दीन आपको क्या कहता है। आपका दीन आपको क्लियरली कह रहा है कि हमारी बेस ही भाईचारे के ऊपर है। हमने अपनी जिंदगी को जब गुजारना तो हमने सिर्फ उसको ये समझ के नहीं गुजारना कि आई एम हैप्पी, मैं जो है मेरे पास हर चीज है और मैं हर चीज अफोर्ड कर सकता हूँ तो ठीक है, गुड टू गो। ऐसा नहीं है, आपको अपने इर्द गिर्द देखना होता है। आपको आपके दीन का जो मैसेज है ब्रदरहुड का, म्यूचुअल कॉपरेशन का, आपको उसको साथ लेकर चलना होता है। आपको जो भी आपकी हैसियत है, एक तो डिवाइन लॉ आपको बताता है ना जो ज़कात और सदका, उसको फॉलो करें। और उसके अलावा भी अगर आप बहैसियत हैं तो आपको पता है कि मैं, मेरी इतनी अर्निंग है और मैं उसमें से इतना जो है वो किसी के लिए खर्च कर सकता हूँ, तो आप वो जरूर करें। बिकॉज अल्टीमेटली इट्स ब्रदरहुड, इट्स म्यूचुअल कॉपरेशन, जिससे आपका सोशल सेटअप जो है वो इस्लामिक व्यू पॉइंट या इस्लामिक टीचिंग्स के अकॉर्डिंग चल सकता है। ठीक है जी, मैं इन पे रिकैप कर दूंगी सबीना, डोंट वरी।
اوکے. اس کے بعد آپ کے پاس جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے جی ویلیو بیسڈ سوشل آرڈر. اب یہاں پر ویلیو بیسڈ سوشل آرڈر کو آپ کس طرح سے انشور کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو اس طرح سے انشور کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ وعدہ خلافی نہ کریں. اگر آپ نے کسی سے کسی چیز کا کوئی وعدہ کیا ہے تو آپ اسے پورا کریں. اور باقی بردرہڈ اینڈ میوچل کوپریشن کو انشور کریں. ٹھیک ہے. آپ ایکول رائٹس اینڈ اپارچونیٹیز آپ کا جو سسٹم ہے وہ بھی آپ کو دے. جو بھی بیلنس کریٹ کرنے کے لیے انسان خود بھی اور معاشرہ خود بھی اور جو لیڈرز ہیں جو ہیڈز ہیں وہ بھی اس چیز کو میک شور کریں کہ کوئی بھی کسی کی بھی حق تلفی نہ ہو. سب کو ایکول رائٹس دیے جائیں. کوئی امیر غریب کوئی سپیریئر انفیریئر نہ ہو. یہاں پر جو کلاس سسٹم ہے جو رینکنگ ہے اس کو اس کے اگینسٹ جو ہے نا اس چیز کو توڑا جائے کہ یہ جو ہے نا وہ کوئی ہائی پروفائل بندہ تو اس کی سن لی جائے گی اور جو کوئی لو پروفائل ہے اس کو جو ہے نا دیکھا نہیں جائے گا. اٹس ناٹ لائک دیٹ. سب لوگ کو ایکول رائٹس ایکول اپارچونیٹیز ملے. اور اگر آپ کوئی بھی کسی سے بھی کوئی وعدہ کریں تو اس میں وعدہ خلافی نہ کریں. کانسیپٹ آف ایفا عہد یہی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اگر آپ سر ولیم ویئر کا جو ریفرنس ہے وہ یہاں پر ایڈ کریں تو یو ول کم ٹو نو کہ ہمارے جو نان مسلمس ہیں جو اسکالرز ہیں جو مسلمان نہیں بھی ہیں ان کے بھی اس بارے میں کیا سینگز ہیں. What a change those آپ لوگ کائنڈلی میوٹ کر لیں اپنے مائکس کو اور ڈسٹورشن سے دور بیٹھیں. ہاں جی میں نے میوٹ کر دیا. اوکے. Am I audible to everyone? اوکے. تو ان کا جو ریفرنس اگر آپ اسے پڑھیں تو یو ول کم ٹو نو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چینجز لے کر آئے تھے جب ان کا جب وہ چینج لے کر آئے اوور آل عرب میں جو ایک چینج آیا اور اسلام کا کو جب پھیلایا گیا اور اسلامک ٹیچنگس کے بارے میں بات کی گئی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ دے آل اسٹارٹڈ لیونگ انڈر دا ون اومنیپوٹنٹ پاور آف گاڈ. یعنی کہ مسلمانوں کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے اس میسج کو سمجھا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے پاس جو دین آیا جو ڈیوائن نالج آیا اس کو انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا اس کے بعد پھر وہ سب لوگ اسی اومنی پوٹنٹ پاور آف گاڈ کے انڈر جو انہوں نے اپنی لائف سٹائل کو چینج کیا اور اس کے اندر وہ رہنا شروع ہو گئے. تو یہ وہی بات ہے نا کہ ایک سوشل آرڈر ایک ویلیو بیسڈ سوشل آرڈر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد آپ کا جو سوشل سسٹم ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن آف انڈیویجولس. اب اس میں اگر آپ کوئی ریفرنس یاد کرنا چاہیں اپنے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہوں گے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. آر دوز ہو نو اکول ٹو دوز ہو نو ناٹ. سورہ زمر کا یہ ریفرنس ہے. انوائٹ آل ٹو وزڈم اینڈ بیوٹیفل پریچنگ. اب یہ دو ریفرنسز آپ اپنے ذہن میں بٹھا کے آپ ڈائریکٹلی سے ایکسپلین کر سکتے ہیں سارے پوائنٹ کو کہ آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان کے پاس نالج ہی نہیں ہے دین کی دنیا کی اس کے پاس ویژن نہیں ہے اس کے پاس اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے تو وہ کیا ڈفرنس چیک کرے گا کیا ڈفرنس کریٹ کرے گا. جو ہدایت ہوتی ہے نا وہ ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے. ہر انسان کو بائی برتھ وہ ایک چیز اس کے اندر انیٹ ہوتی ہے. بٹ وہ جب وہ بڑا ہوتا ہے جیسے جیسے معاشرے میں وہ گرو کرتا ہے اور اس کے ارد گرد کی جو سراؤنڈنگس ہے جو انوائرمنٹ ہے وہ اسے کیا سکھاتی ہے اس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. اب اگر وہ ایک ایجوکیٹڈ پرسن نہیں ہے ٹرینڈ پرسن نہیں ہے تو وہ کبھی بھی اس کے ایکول نہیں ہو سکتا جو کہ ایک نالج رکھنے والا ایک لرنڈ پرسن ہے ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہے. اس کا جو ویژن ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوگا. وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے گا ایون کہ وہ ڈیوائن میسج کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز آپ کا جو سوشل سسٹم کہتا ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دوسروں کو بھی بیوٹیفل پریچنگز کی طرف بالکل آئیں. اب یہاں سے آپ ایک مراد یہ بھی لے سکتے ہیں کہ جو آپ کا دین نالج دے رہا ہے جو کہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے جو بے دین ہے آپ ان کو بھی اس بیوٹیفل پریچنگ کی طرف بلائیں ان کو بھی اس وزڈم کی طرف بلائیں. آپ کے قرآن میں بھی ہے نا یاسین والقرآن الحکیم بائی دا قرآن فل آف وزڈم.
ٹھیک ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ آپ کا جو ڈیوائن نالج ہے, ڈیوائن لا ہے, ہمارا جو بینگ مسلم جو ہمارا عقیدہ ہے اس وہ سپیریئر ٹو آل ہے. ٹھیک ہے. ہمیں اگر کسی چیز کی نالج ہے تو ہم دوسروں تک اس کا پیغام پہنچائیں. سب سے پہلا پوائنٹ, سب سے پہلی بات جو میں نے آپ سے کی تھی, ساری باتیں اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ انسان صرف ایک انڈیویجول کے طور پہ زندگی نہ گزارے, وہ پورا اوور آل سوسائٹی کو لے کر چلے ساتھ, کہ وہ ایک سوسائٹی کا پارٹ ہے تو اس کے اوپر کچھ ذمہ داری جو ہے نا امپوز ہو رہی ہے. ایسا نہیں کہ وہ اکیلا ہی جی رہا ہے اور اکیلا اس کو پتا ہے سب کو, وہ کہے گا ٹھیک ہے مجھے ساری نالج ہے, سارا علم مجھے ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اس کو جو پتا ہے وہ اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ دوسروں کو بھی بتائے, ان کو بھی ایجوکیٹ کرے. رائٹ جی. بانڈ آف اکوالٹی اینڈ یونٹی. اب یہاں پر جو لاسٹ آرگومنٹ سے ہیومن رائٹس کے بارے میں جو ہمیں بیان دیا گیا, آپ کو پتا ہے, آپ سب کو پتا ہے کہ یہ بھی آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی بھی سپیریورٹی حاصل ہے تو وہ صرف گڈ ڈیڈس کی بنا پر, تقوی کی بنا پر. آپ کبھی بھی جو ہے نا وہ کاسٹ, کلر, کریڈ, رینک کی بیس پر سپیریئر نہیں ہو سکتے. اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لاسٹ سرمن میں جب انہوں نے ہیومن رائٹس سے بات کی تھی کہ all mankind is from Adam and Eve, and Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab has any superiority over an Arab. White has no superiority over black, nor does a black has any superiority over white. None has superiority over another except by piety and good deeds. گڈ ڈیڈس کے علاوہ کوئی بھی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ یہ بندہ سپیریئر ہے اور یہ انفیریئر ہے. تو یہ بھی آپ کا سوشل سسٹم بناتا ہے, یہ آپ کی مورل ویلیوز جو ہے ان کی طرف نشاندہی کرتا ہے. پھر جو مینٹیننس آف گڈ مورلز اینڈ جسٹ اینڈ فیئر سوسائٹی میں ایک بات میں کہوں گی, امر بالمعروف والنہی عن المنکر, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ اس کو بہت سی جگہوں پر یوز کر سکتے ہیں, اور اتنا یہ ایک آپ سمجھنے کے ڈینس اور اتنا واسٹ اور اتنا ویلیوڈ پوائنٹ ہے کہ آپ اس کو ہر کوشچن میں جو ہے نا اس کو کسی نہ کسی طرح سے آپ فٹ ان کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ یہ اس میں کہا کیا گیا ہے, انجوائن دا معروف اینڈ فاربیڈ دا منکر. اسی چیز کو جو آل عمران میں بھی ایکسپلین کیا گیا, جو اوپر میں نے 3.6 پوائنٹ پہ لکھا ہوا ہے, اس کو ذرا پڑھیں. یو آر دا بیسٹ آف دا پیپل ایوالوڈ فار مین کائنڈ, انجوائنگ واٹ از رائٹ اینڈ فاربیڈنگ واٹ از رانگ, بلیونگ ان اللہ. یعنی کہ امر بالمعروف و نہیں عن المنکر, معروف جو ہے نا اس کو انجوائن کریں, جو مورلی اینڈ سوشلی گڈ ہے, جو آپ کی قرآن و سنت نے اپروو کیا, جو آپ کی شریعت نے جس کی اجازت دی ہے, جو آپ کے لیے بینیفیشنٹ ہے, جو مورلی ایکسیپٹیبل ہے, جو سوشلی ایکسیپٹیبل ہے, جو اچھائیاں ہیں, انہیں جوائن کریں. معروف اسے کہہ رہے ہیں یہاں پہ. اینڈ فاربیڈ دا منکر, والنہی عن المنکر, جو ایول ہے, جو ڈس اپرووڈ ہے, جس کو آپ کے شریعت نے جس کی اجازت نہیں دی ہے, جو قرآن اور سنت نے جس کو کنڈیم کیا ہے, جو مورلی سوشلی کسی بھی لحاظ سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, جو انسان کے لیے بینیفیشنٹ نہیں ہے لانگر رن میں, جس کی آپ کو اجازت نہیں ہے, جو ایول ہے, اس کو آپ جو ہے نا وہ فوربیڈ کریں, اس سے بچیں. تو یہ آپ مجھے خود بتائیں کہ کیا یہ اس کانسیپٹ پہ پورا آپ کا دین جو ہے وہ بیس نہیں کر رہا, امر بالمعروف والنہی عن المنکر, انجوائن دا معروف اینڈ فوربیڈ دا منکر. ایسا ہی ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا نہیں جاوید, یہ جو ہے نا آپ کا انجوائن دا معروف, یہ جو سوری امر بالمعروف, اس کو اگر تو آپ عربک میں لکھ سکتے ہیں وداؤٹ اینی ایرر, تو آپ لکھیں. اور اس طرح سے رومن اردو میں نے صرف سمجھانے کے لیے آپ کو لکھا ہے, ضروری نہیں ہے عربک ورژن لکھنا, بالکل بھی آپ اس کی ٹرانسلیشن پہ جا سکتے ہیں سیدھا. یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے عربک ساری لکھیں گے ہر ایک جو ریفرنس کی تو پھر آپ کو مارکس ملیں گے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. آپ کو ٹرانسلیشن پر بھی آپ جا سکتے ہیں, کیونکہ اس میں عربک میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو, ہاں پھر وہ آپ کو آصف یو ہیو ٹو بی ویری مچ, آپ کہہ لیں کہ اس میں پھر آپ کو بہت زیادہ احتیاط برتنی ہوگی نا, کہ آپ کوئی بھی ایرر نہ کمٹ ہو جائے آپ سے. زبر زیر پیش کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے اس میں. ہاں جی, ٹرانسلیشن از سیپریٹ.
ठीक है आसिफ, देन गो फॉर इट. Act of forgiveness आपका next point है. I guarantee a house in Jannah for one who gives up arguing even if he is right. He who forgives and amends, he shall have his reward from Allah. Surely he does not love the unjust. अब forgiveness का जो एक्ट है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल यही वो पॉइंट है जो हमारे अंदर जो है ना लैक कर रहा है बहुत ज्यादा. ये आप देखें कि बात सारी जब शुरू होती है ना कि कोई भी बहस शुरू हो जाए या कोई भी ऐसा पॉइंट शुरू हो जाए जिसपे आप जो है दो लोग उनकी जो है ना वो मुतफिक नहीं करे या दोनों एग्री अपॉन नहीं करे, तो एक आर्ग्यूमेंट जनरेट हो जाता है. और उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट जनरेट होने के बाद जो है ना वो सही गलत की बात तो साइड पे रह जाती है, वो ईगो की बात सिर्फ ज्यादा बढ़ जाती है. कि इंसान को ये होता है कि भाई अगर तो मैंने इसको चुप ना करवाया या अगर मैंने इसको जो है ना आर्ग्यूमेंट्स में हराया ना, तो फिर ये तो मेरी तौहीन हो जाएगी ना, मेरी तो ईगो हर्ट हो जाएगी. मतलब राइट की बात साइड पे रह जाती है, नॉलेज की बात साइड पे रह जाती है, आजा के बाद कहाँ पे जो है ना वो खत्म होती है कि ईगो, मेरा पॉइंट वैलिड है और जैसे मर्जी उसको प्रूव करना, लड़ाई से झगड़े से या जो भी. तो आप देखें कितनी प्यारी बात यहाँ पर, कितनी अच्छी ये बात आपको हदीस बता रही है कि आई गारंटी हाउस इन जन्नह हु वन हु गिव्स अप आर्ग्यूइंग इवन ही इज इन द राइट. कि जो पहले आर्ग्यूमेंट छोड़ देता है ना, चाहे वो ठीक हो चाहे वो राइट पे हो, तो उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जो घर है उसकी गारंटी उन्होंने प्रोवाइड की है. तो आपको यहाँ की बहस, यहाँ के घर, यहाँ के पैसे या दौलत की परवाह है या फिर जन्नत में जो घर है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, आपको डिसाइड करने. नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको किसी के साथ कोई भी झगड़ा हो, कोई आर्ग्यूमेंट हो, तो आप ये सोच के उसको जो है ना वहां से हट सकते हैं कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है जो जन्नत में है. ठीक है. He who forgives and amends, he shall have his reward from Allah. Then again वही बात है कि जो forgive करना जानता है, जो अपने आप में सुधार लेकर आता है, वो अल्लाह ताला से इस चीज का अपना इनाम पाएगा. ठीक है. उसके बाद फिर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो आप सूरह अल नाम से डिफरेंट पॉइंट्स उठा सकते हैं, जो भी उसके ये डॉक्टर खुर्शीद की जो है ना बुक से मैंने पढ़ा था कि उसमें ये जो उन्होंने रेफरेंसेस लिखे हुए थे वो पूरी एक 2-3 आयात हैं, उनमें से एक्सट्रैक्टेड है. और उनमें बात यही है कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेस क्या है इस्लाम में. एक तो सबसे पहले नंबर वन शिर्क का आपको पता है कि नो एसोसिएशन विद अल्लाह. अल्लाह पाक जो है ना वो वाहिद है, उसके साथ कोई भी एसोसिएशन आपने नहीं करानी. द वेरी मेन पॉइंट. बी ड्यूटीफुल टू पेरेंट्स. डू नॉट किल चिल्ड्रन आउट ऑफ पॉवर्टी. Do not indulge in shocking acts. Do not kill any person. Do not approach the orphan's property. Give full measure and weigh injustice. Fulfill Allah's agreement. When you speak, be just. ठीक है जी. तो अब ये भी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में या सोशल सिस्टम में आप इन पॉइंट्स को एक्सपैंड कर सकते हैं और आप जो है इनको बाकी भी जो है डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा रेफरेंसेस जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ इस्लामिक स्टडीज़ के लिए वो आपके सामने मेंशन्ड है. एक बात आप याद रखें कि जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं, 2 किताबें तो रिकमेंडेड हैं, उनमें से आप एक बाय कर सकते हैं जिसमें हाफिज करीम दाद चुताई की बुक है, उसको आप बाय कर सकते हैं. ठीक है. रेफरेंसेस के लिए आप इस्लाम इट्स मीनिंग एंड मैसेज बाय खुर्शीद अहमद को भी फॉलो कर सकते हैं. और आप यूं भी किया करें जब आप फ्री होते हैं ना, जब भी फॉर एग्जांपल आपने कोई रेस्ट टाइम है या कुछ आप वैसे ही फ्री बैठे हैं, तो आप डॉक्टर इसरार अहमद के जो वीडियो लेक्चर्स हैं ना उनको ट्यून इन करके सुना करें. आपका सही से जो है ना एनालिसिस बिल्ड होना शुरू होगा. आप लोग उनका अभी जो है क्लास के बाद ही बेशक उनका जो सोशल सिस्टम पर या जो इनका इकोनॉमिक सिस्टम पर लेक्चर है आप उसको सुने. आप जब उसे सुनेंगी तो आपका एक एनालिसिस बिल्ड होना शुरू होगा जो ऑब्वियसली डिफरेंस लेकर आएगा, और ऐसा डिफरेंस लेके आएगा कि फिर आपका जो एनालिसिस बिल्ड होना शुरू होगा ना, फिर आपका ओपिनियन भी जनरेट होना शुरू हो जाएगा, फिर आपके पेपर में डिफरेंस भी क्रिएट होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. तो इस तरह से फिर आप जो है वो मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. ठीक है जी. सो ये आपकी स्क्रीन पर मेंशन है इस्लामिक स्टडीज फॉर सीएसएस बाय हाफिज करीम दाद चुगताई. ठीक है जी. सॉफ्ट में लिंक्स मेरे पास होंगे, मैं चेक करूंगी और मैं जो है ना वो यहाँ हमारी जो ऑफिशियल आईडी है वहां से या एडमिनिस्ट्रेशन से आपको फॉरवर्ड करवा दूंगी. ठीक है.
So that was all about today's session. अभी कोई क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत सारे यहाँ जनरेट हो रहे थे, अब आप लोग क्वेश्चंस अपने पूछें, जो भी क्वेश्चंस आपने पूछने हैं सब्जेक्ट से रेलिवेंट, टॉपिक से रेलिवेंट, आज के लेक्चर से रेलिवेंट, जो भी बातें हैं वो आप पूछ सकते हैं. आई एम हियर. नॉन मुस्लिम्स के लिए इस्लामिक स्टडीज के साथ जो है ना एक सब्जेक्ट ऑफर होता है. जो लोग नॉन मुस्लिम्स हैं वो इस्लामिक स्टडीज को ऑप्ट नहीं करते, उनके लिए एक और सब्जेक्ट है इसके साथ, कंटेम्प्रेरी एनालिसिस है वो ऑफ ऑल रिलीजन्स, तो आप वो ऑप्ट कर सकते हैं. उर्दू में भी एंड इंग्लिश में भी, इट्स ऑल अप टू यू. अगर तो आप मार्क्स की बात करते हैं ना कि मार्क्स, ऐसी कोई बात अपने जहन में अगर आपके है तो निकाल दें. ऐसा कुछ नहीं है कि मार्क्स जो है वो इंग्लिश में कम आएंगे या उर्दू में ज्यादा आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर प्रेजेंटिंग. जिसने आपके 11 पेपर इंग्लिश में चेक करने हैं उसको वो 12th पेपर भी इंग्लिश में चेक करके आपको मार्क्स दे देगा. इट्स नॉट लाइक कि वो एक एग्जामिनर्स का कोई व्यू पॉइंट है, सेट पैटर्न है. 11 पेपर्स भी तो इंग्लिश में है ना, तो वो तो वहां मार्क्स नहीं आते क्या? ठीक है, आप ये देखें कि आप किस में इजी हैं, आप किस में फिजिबल हैं. मार्क्स की इसमें कोई बात नहीं है. ठीक है, ठीक है, तो आप उसमें उस लैंग्वेज को ऑप्ट कर लें. तहरीम, उर्दू को ऑप्ट कर लें आप. मोहसिन, फ्लडेड ना हो कि बहुत ज्यादा भर गया है पेपर आयतों से और हदीसों से और रेफरेंसेस से. आप उसको जो भी आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हैं ना, जो भी बात आप कर रहे हैं, आप उसको बैक बाय रेफरेंसेस, एक आध रेफरेंस एक पैराग्राफ में जरूर होना चाहिए आपके, ताकि आपकी बात जो है वो उसकी वजाहत हो जाए. अच्छा, एक और चीज का ख्याल रखें आप लोग. कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जनरल एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. आप अगर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करें, कोई भी पेपर आप उठाकर देखें ना, तो कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं जिसके अंदर जनरल बात पूछी गई होती है. आप उसमें अपनी मर्जी से रेफरेंसेस ऐड करते हैं, कुछ कम करते हैं, कुछ ज्यादा करते हैं, और आप उसको जो है ना वो अटेम्प्ट करते हैं. कुछ के अंदर कंपल्जन हो जाती है, क्योंकि वो उसमें एक स्टेटमेंट लिखी होती है कि prove your answer या explain your answer using references from Quran या using references from Quran और हदीस. तो वो क्या होता है कि आपको उस वक्त फिर आपके ऊपर एक कंपल्जन होती है कि आपने इसमें जो भी आपने बात की वजाहत करनी है वो जेनेरिक नहीं होगी, उसमें आपको रेफरेंसेस पुट करने ही करने होंगे फॉर श्योर. अच्छा, एक और बात पूछी जा रही है कि ट्रांसलेशन भी एग्जैक्ट. देखो, ट्रांसलेशन अगर तो एग्जैक्ट आती है ना आपको, छोटे छोटे जुमले, मैंने इसीलिए फाइल बनाई हुई है एक जिसमें छोटी छोटी सी रेफरेंसेस मैंने आधी आधी एक एक लाइन की, जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिखाए भी हैं, उनको मैंने यूज किया हुआ है. अब उसका फायदा ये है कि वो आपको याद रहते हैं, वो रिपीट होते रहते हैं. ठीक है, अगर वो भी आपको याद नहीं रहते ना, और अगर आप कोई मफहूम यूज करते हैं, कोई उस बात का रेफरेंस यूज करते हैं आप, तो फिर आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में मत लिखें. वो जैसे आप मार्कर से लिख के इन्वर्टेड कॉमास में डाल देते हैं, आप वो मत करें, क्योंकि उसका मतलब होता है एग्जैक्ट वर्ड्स. जब आपको एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं पता ना, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप मफहूम से उसको हाईलाइट कर सकते हैं आप, लेकिन फिर आप उसमें यही कहेंगे कि एज पर द लास्ट सेरेमन ऑफ होली प्रॉफेट या एज सेड इन होली कुरान या सूरा अल इमरान, इस तरह करके आप यूज करके, तो फिर एग्जैक्ट वर्ड्स अगर ना याद हो तो आप जो भी रेफरेंस आपके जहन में आ रहा है जो मफहूम के तौर पे, आप उसको यूज कर सकते हैं. 6 to 7 पेजेस आर मोर देन इनफ. कोई मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती अगर आप सुनते हैं कि, या अगर आपने पहले पेपर्स अटेम्प्ट किए हैं, या अगर आपने पहले किसी से पढ़ा है या सुना है कि 10 10 पेजेस के आंसर्स आप लिख कर आए. ऐसे नहीं होता. मैं नहीं ये बात मान सकती एटलीस्ट कि आप 10 10 पेजेस के आंसर्स और 11 11 पेजेस के आंसर्स लिख कर आए, और आप सारे आंसर्स को फिर जस्टिफाई कर सकें कि तमाम आपका पहला सवाल भी उतने ही सफ़ों का हो जितना आपके आखिरी सवाल हो. ये जस्टिफाइड नहीं हो सकता 3 घंटों में, ये पॉसिबल नहीं है.
ضرور کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے. تو اس لیے پھر اور اس کے علاوہ جب پیپرز آ رہے ہیں آپ نے برین اسٹارم بھی کرنا ہوتا ہے. آپ نے صرف وہ جہاں کے کاپی پیسٹ نہیں کرنا ہوتا, آپ نے سوچنا ہوتا ہے, آپ نے سوچ کے لکھنا ہوتا ہے اس کے اوپر, آپ نے برین اسٹارم کرنا ہوتا ہے. کوالٹی انشور کرنے کے لیے برین اسٹارمنگ بہت ضروری ہے. ہر پیپر میں نہ صرف ایسے میں, ہر پیپر میں ضروری ہوتی ہے. آپ کو تھوڑا ٹائم لگانا ہوتا ہے کہ اچھا میں نے کس طرح سے اس کو فریم کرنا ہے. تو 6 to 7 pages آر مور دین انف. 6 بھی ہیں تو بیسٹ ہے. نو جاوید. دیکھیے بات پتہ کیا ہے, آپ نے جو لکھنا ہے نا مارکس آپ کو اس کے ملنے ہیں. ان کو کوئی اس چیز سے غرض نہیں ہوتا کہ آپ مسلمان ہیں یا آپ نان مسلم ہیں. پہلی بات تو یہ کہ نان مسلمس کے لیے ہم نے یہاں پہ آپ کے ایف پی ایس سی میں ایک سبجیکٹ گیون ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں جو ہے نا اسلامک اسٹڈیز پہ جائیں, تو دین اگین اٹس دا کانٹینٹ جو آپ لکھ رہے ہو اس کو ایویلویٹ کیا جائے گا. آپ کے جو آپ کس ریلیجن سے بلونگ کرتی ہیں اس بات کو ایویلویٹ نہیں کیا جاتا. لیکن نان مسلمس کی ایز کے لیے ہی یہ سبجیکٹ انٹروڈیوس کروایا گیا, جو لوگ جو ہے وہ اسلامک اسٹڈیز کو آپ نہیں کرتے یا جو نان مسلم ہیں. نہیں بالکل نہیں, علی حیدر. یہ جو ایس ایم ایس لینگویج ہوتی ہے نا اس میں نہیں کریں, وہ مارکس نہیں آپ کو ملیں گے اس میں. ایم سی کیوز کے لیے بیسٹ وے ہے کہ آپ پاس پیپرز کے سارے ایم سی کیوز کو یاد کریں, انہیں پریپیئر کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا پھر ایکسٹرا اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور جب آپ تیاری کر رہے ہوتے تو اس میں سے بھی کور ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے ایم سی کیوز. آئی گیس دیٹس آل. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ پھر نیکسٹ آپ کو لیکچر میں آئی بلیو انگلش کمپوزیشن کا لیکچر ہوگا نیکسٹ میرا.